हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होगा, पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही है। तो चलो बेटा, इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं बेटा 10th क्लास का। पिछले पार्ट में बेटा हमने क्या पढ़ा था, ओम्स लॉ पढ़ा था और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में मैंने आपको बताया था। आज बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं। ओम्स लॉ एक बार मैं रिवाइज कराता हूं। देखो फिर से ओम्स लॉ क्या था। ओम्स लॉ था बेटा कि किसी भी सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है, किसी भी सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने दिया है उसके। यानी जितना ज्यादा हम सर्किट में पोटेंशियल बढ़ा रहे थे उतना ज्यादा करंट इंक्रीज कर रहा था। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था पोटेंशियल पे। वहां से हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था V इज इक्वल्स टू आई आर, आपको याद होगा, जिसमें V क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज, I क्या था बेटा करंट, और R एक कांस्टेंट आया था प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हमने हटाया था, रेजिस्टेंस। आज हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के ऊपर। ओम्स लॉ हम पिछली वीडियो में बेटा पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो पहले पिछली वाली वीडियो आप आराम से देख लो, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के बारे में। आज हम पूरा रेजिस्टेंस के बारे में आपको बताएंगे, क्या होता है रेजिस्टेंस, कैसे वर्क करता है। तो हेडिंग डालते हैं बेटा रेजिस्टेंस। ये जो ओम्स लॉ में हमारा कांस्टेंट निकल के आया था रेजिस्टेंस, ये क्या होता है। देखो बेटा, देखो वायर में करंट फ्लो कर रहा था, इसका मतलब क्या है, करंट था क्या, करंट था फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। याद करो जरा, वायर था, है ना, वायर के अंदर क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे। इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट स्टेट में थे, हमने पोटेंशियल लगाया उस वायर के अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे, ये तो करंट था। अब कहानी सुनना बेटा रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस का काम होता है करंट के फ्लो को रोकना। करंट के फ्लो को जो प्रॉपर्टी रोकती है उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। अभी रोकने वोकने का क्या मैटर है, देखो ध्यान से समझना। जब इलेक्ट्रॉन, याद करो मैंने पहली क्लास में आपको इलेक्ट्रिसिटी का जब बेसिक बताया था तो बताया था पूरी दुनिया किससे बनी, मैटर से। मैटर के अंदर होते हैं एटम्स, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इसका डायग्राम भी बनाया था। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन बाइंड होते हैं, बाइंडिंग एनर्जी से बंद होते हैं। इसके अराउंड ऑर्बिट्स होती हैं, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन को ही तो हमने घुमाया था, वही तो करंट था। अब क्या ये वायर जो वायर हमने लिया है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का हम फ्लो करा रहे हैं, क्या इस वायर्स के अंदर और एटम नहीं है? बिल्कुल है भाई, खाली एक एटम के इलेक्ट्रॉन से थोड़ी ना काम हो रहा है। यहाँ वायर के अंदर और भी तो बहुत सारे एटम्स हैं। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे, जब हमने पोटेंशियल इस पे दिया और ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे, क्या एकदम सीधे भागे जा रहे हैं? बीच में और भी तो एटम्स हैं, उनसे भी तो इनका कोलिजन हो रहा है। भाई सपोज देखो, बहुत अच्छे से आपको मैं समझाता हूं, ध्यान से समझना बात को। ओम्स लॉ की कहानी हटाते हैं थोड़ी देर के लिए। देखो बेटा ध्यान से देखना, सपोज ये एक वायर है ना, ये वायर है, इनके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल रेस्ट स्टेट में थे, यानी कहीं मूव नहीं कर रहे थे जब तक हमने कोई पोटेंशियल नहीं दिया था, तो कोई भी करंट नहीं था। जैसे ही हमने वायर में बेटा बैटरी लगाई या सेल लगाई थी और पोटेंशियल हमने दिया था तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे। ऐसी कुछ कहानी थी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही तो करंट था। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है जब ये वायर के अंदर मूव कर रहे हैं बेटा, तो ध्यान से समझो, क्या इसके अलावा और भी तो एटम्स हैं? वायर के अंदर और भी तो एटम्स हैं। एटम के अंदर न्यूक्लियस है, मैसिव कोर पार्ट ऑफ एटम। एटम के अंदर न्यूक्लियस है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में और भी तो एटम्स आ रहे होंगे। भाई इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक की जर्नी कंप्लीट करनी है, तो और भी तो एटम्स हैं इस वायर के अंदर। तो क्या ये उन एटम से नहीं टकराएगा? उन एटम से इसका कोलिजन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यही तो रेजिस्टेंस है, यही है बेटा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो को रोकती है। अब करंट के फ्लो को रोकना मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकना।
करंट को रोकना मतलब इलेक्ट्रॉन को चलने से रोकना। इलेक्ट्रॉन को चलने से कैसे रोक सकते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन जो यहां से यहां जाना चाहता है, इसके रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां हैं, वही तो रेजिस्टेंस है। रास्ते में बहुत सारे एटम्स हैं जिनसे टकराएगा, कभी इसकी स्पीड कम होगी, कभी ज्यादा होगी, कभी कोई कोई से रिपेल करके धक्का दे देगा, कभी कोई कोई अट्रैक्ट करके इसकी स्पीड को कम करेगा, कहीं स्पीड ज्यादा होगी, कहीं कम होगी। तो ये रास्ते में जितनी बाधाएं पड़ेंगी, जिन बाधाएं की वजह से रुकेगा इन द सेंस इसके मोशन को जो थोड़ा बहुत कमी आएगी उसमें, उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो को अपोज करती है, रेजिस्ट करती है। बात समझ आई क्या है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो को अपोज करती है। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन बनती है इसकी, इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। करंट के या चार्जेस के फ्लो को जो अपोज करे, रोके, उसके मोशन को रोके, उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। कैसे रुकता है ये कहानी मैंने आपको बता दी। जब इलेक्ट्रॉन वायर में मूव करेगा तो बाकी एटम्स भी तो वायर के अंदर हैं, उन एटम से भी तो ये टकराएगा जाके, कभी रुकेगा, कभी तेज चलेगा, कभी किसी एटम से इसका रिपल्शन होगा, कभी अट्रैक्शन होगा। तो रास्ते में जितनी भी बाधाएं इसके पड़ रही हैं वही रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो को रोके, करंट के फ्लो को अपोज करे, इसी प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। बेटा बात समझ आई? पढ़ा भी होगा ये आपने अपनी बुक में कि जो करंट को रोके वो रेजिस्टेंस है। बिल्कुल सही बात है। करंट को रोकने का मतलब क्या है यहां वो देखो। करंट क्या था? फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को चलने से जो प्रॉपर्टी रोके वही रेजिस्टेंस है। कैसे रोकेगी ये कहानी मैंने आपको बताई थी। ये था बेटा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं आर से। ये आपने ओम्स लॉ में देख ही लिया होगा जब हमने V = IR प्रूफ किया था। वहां जो आर था बेटा वही है रेजिस्टेंस। आर से इसको डिनोट करते हैं। SI यूनिट इसकी होती है, SI यूनिट होती है ओम, है ना। ओम्स लॉ पढ़ा था ना सर जॉर्ज साइमन ओम, तो उनके नाम से इसकी SI यूनिट है। ओम के नाम से इसकी SI यूनिट को जाना जाता है ना। ओम्स लॉ से ही तो निकल के आया था रेजिस्टेंस। तो इसकी SI यूनिट है ओम, और ओम का सिंबल है ओमेगा। ये सिंबल भी आपने देखा होगा बुक में। रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट है ना ओम, ओम को ओमेगा से डिनोट करते हैं। ओमेगा एक ग्रीक सिंबल है, कैपिटल ओमेगा, है ना। ओम को ओमेगा से डिनोट करते हैं। जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू R = 10 ओम आपने कहीं लिखी देखी होगी। तो ये ओम जो है, ओम है SI यूनिट रेजिस्टेंस की। R से रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं, ओम है उसकी SI यूनिट। समझ आई बेटा इतनी कहानी? ये थी रेजिस्टेंस के बारे में। क्या रेजिस्टेंस होता है, कैसे वर्क करता है। रेजिस्टेंस कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो को रोके, चार्जेस के फ्लो को रोके कि तुम आगे मत जाओ। इस प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस कहते हैं। कैसे वर्क करती है भाई? इलेक्ट्रॉन्स जब वायर के अंदर मूव कर रहा है तो बाकी एटम्स से भी कोलाइड करता है, इसी प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है बेटा, फटाफट इस कहानी को लिख लो, फिर आगे चलते हैं। आगे चल के बताएंगे रेजिस्टेंस किस किस चीज पर डिपेंड करता है। नोट कर लो इसको फटाफट। ये थी रेजिस्टेंस की कहानी। आर से रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं, ओम जो है इसकी SI यूनिट होती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे आता है फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, देखो बेटा। अब पढ़ेंगे फैक्टर्स on which resistance depends। किस किस फैक्टर पर रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है। पहले बता देता हूं फिर से रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस होता है प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो करंट को फ्लो होने से रोके, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा R से रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं। SI यूनिट होती है ओम, ओमेगा सिंबल हमने बनाया था, है ना। ओम
और इसके अलावा सिंबल मैंने आपको बनवाए थे फर्स्ट लेक्चर में, तो याद करो रेजिस्टेंस का कुछ ऐसा सिंबल था। देखो आप ऐसे समझो इसको, आप बाइक से कहीं जा रहे हो, रोड पे आपने ब्रेकर देखे, स्पीड ब्रेकर क्या करते हैं, आपकी स्पीड को रोक देते हैं ना भाई। आप 50 60 70 की स्पीड से जा रहे हो, रोड पे एकदम से ब्रेकर आ गया, स्लो करते हो ना अपनी गाड़ी को, बाइक को स्लो करते हो। उसी टाइप का देखो सिंबल है इसका, ब्रेकर करंट के फ्लो को रोकता है। रोकता कौन है, रोकते तो ब्रेकर्स हैं, ये भी ब्रेकर, सिंबल भी इसका ऐसा ही है, स्पीड ब्रेकर जैसा। बहुत सारे स्पीड ब्रेकर आ गए, करंट के फ्लो को रोकना ही है रेजिस्टेंस। इसके अलावा सिंबल ये भी देखा होगा आपने जब हमने सिंबल बताए थे, ऐसा कुछ, ये तो रेजिस्टेंस का था, ये रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस का होता है। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या है, देखो ये तो है फिक्स रेजिस्टेंस, फिक्स्ड रेजिस्टेंस का सिंबल है ये R, यानी यहां रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स होगी कि फिक्स है ये, इतना ही रोकेगा। यहां रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरिएबल है। सपोज रेंज है 0 to 100 ओम, तो हम उसको सेट कर सकते हैं, हमें 10 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, हमें 20 का चाहिए, 50 का चाहिए, तो उसको उतने पे ही हम सेट कर सकते हैं। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसकी एक रेंज होती है, हम अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। ये फिक्स रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है कि इतना रेजिस्टेंस ये देगा। ठीक है, ये तो हो गई सिंबल की बात। चलो अब वापस से आते हैं, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर की लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना ज्यादा लेंथ होगी कंडक्टर की उतना ही ज्यादा उसमें रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा, यानी उतना ही ज्यादा उसमें रेजिस्टेंस होगा, यानी उतना ही ज्यादा वो करंट के फ्लो को रोकेगा। सिंपल सी बात है, देखो स्पीड ब्रेकर से समझाता हूं तुम्हें अच्छे से समझ में आएगी। एक रेजिस्टेंस आपके पास ये है ना, इसकी लेंथ इतनी है, इतनी लेंथ है। एक रेजिस्टेंस आपके पास ये है, रेजिस्टेंस क्या है, कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो को रोके, रेजिस्टेंस का सिंबल है। तो मैं कंडक्टर को फिलहाल रेजिस्टेंस के सिंबल के रूप में बना रहा हूं, एक छोटी लेंथ का, एक बड़ी लेंथ का। अब आप एज अ ब्रेकर समझो इसको, आप कहीं जा रहे हो, ये प्लेन रोड है, प्लेन रोड, और एक रोड ये है, एक रोड ये है, किसमें आप ज्यादा रुकोगे भाई? इसमें तो क्या है, देखो 4-5 ब्रेकर हैं, फटाफट आप इन स्पीड ब्रेकर से अपनी बाइक आगे ले जाओगे सीधा, फिर आराम से ले जाओगे आगे, तो स्ट्रेट रोड है। इस ब्रेकर की लेंथ देखना जरा, ब्रेकर की लेंथ ज्यादा, तो इसमें ज्यादा देर तक रुकना पड़ेगा ना आपको, ये ज्यादा रोकेगा आपको एज कंपेयर टू दिस, यानी लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा लेंथ होगी स्पीड ब्रेकर की उतना ज्यादा आप रोकोगे। वही सेम कहानी है, जितनी ज्यादा लेंथ होगी कंडक्टर की उतना ही ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा, यानी उतना ही ज्यादा वो करंट के फ्लो को रोकेगा। इस एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, बात समझ आई। रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ पर। एक इतना सा वायर है, एक इतना बड़ा वायर है, जितना बड़ा वायर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, उतना ही ज्यादा वो करंट के फ्लो को रोकेगा। बात समझ आई, पहले पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, जितना ज्यादा आप लेंथ बढ़ाओगे उतना ज्यादा बेटा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब करंट के फ्लो को कम करना, यानी जितनी ज्यादा लेंथ होगी कंडक्टर की वो उतना ही करंट के फ्लो को कम करेगा। चलो सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट कहता है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट वायर। लिख लेना, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट वायर। अब देखो, एक तो आपके पास पतला सा वायर है, इसको भी एग्जांपल से देखो, एक आपके पास ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया का मोटा सा वायर है। अब आप खुद देखो, इसमें भी एटम्स हैं, इसमें भी एटम्स हैं, किसमें ज्यादा चांसेस है रुकने के? बेटा पतले वायर में, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत पतला वायर है, अगर एरिया बहुत कम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत कम है, तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर बहुत कम है तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एरिया अगर बढ़ा दिया जाए, मोटा वायर लिया जाए, एरिया बढ़ा दिया तो उसकी जो मोशन था इलेक्ट्रॉन्स का वो हल्का सा तेज हो जाएगा एज कंपेयर टू पतला वायर।
भाई एरिया अगर आपने बढ़ा दिया, मोटा वायर लिया, तो उसको थोड़ी आसानी हो जाएगी आगे जाने में, यानी रेजिस्टेंस जो है कम हो गया। एरिया बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस कम हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन बन रहा है बेटा। ये एग्जांपल से आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। लेंथ अगर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया आप किसी वायर का अगर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाने का मतलब आप इलेक्ट्रॉन्स का मोशन आसान कर रहे हो। इलेक्ट्रॉन का मोशन आसान यानी रेजिस्टेंस कम। एरिया बढ़ाया तो रेजिस्टेंस कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बात समझ आई? एक तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L पर और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया पर। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बात समझ आ गई? ये 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एक फॉर्मूला ड्राइव होगा। कोई दिक्कत? चलो, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं बोलूं इन दोनों इक्वेशन को आप कंबाइन कर दो तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। कौन सा एरिया? क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। क्रॉस सेक्शन तो समझते हो, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वायर का, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, आगे से सामने से देखो वायर को, जो उसकी मोटाई है डायमीटर वाली, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दिया। अब ये बीच में क्या है बेटा? देखो, ये बीच में है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब भी हटाते हैं एक कांस्टेंट ऐड होता है, यहां भी एक कांस्टेंट ऐड होगा। R इज इक्वल्स टू रो L बाय A। ये है बेटा रो, RHO, रो। ये भी एक सिंबल है, रो का सिंबल है। ये रो होता क्या है? रो होता है रेजिस्टिविटी। रो होता है बेटा रेजिस्टिविटी। इसके बारे में भी अभी बताएंगे, चिंता मत करो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये एक कांस्टेंट टर्म है जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के आई है। ये एक कांस्टेंट टर्म है, चिंता मत करना। फिर से रिपीट करता हूं, रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है। लेंथ अगर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रिलेशन आपको समझ आ गया होगा इस एग्जांपल से। एरिया अगर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, वो इस एग्जांपल से आपको समझ आ गया होगा। एरिया अगर बढ़ाओगे क्रॉस सेक्शनल एरिया तो रेजिस्टेंस कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो ये 2 इक्वेशन हमारे पास बन के आई, दोनों को कंबाइन किया। कंबाइन करके प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जैसे ही हटाया, एक कांस्टेंट ऐड हुआ रो, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी होता है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल। ये तो था उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस हम अभी पढ़ रहे हैं, ये था कंडक्टर की प्रॉपर्टी। उस कंडक्टर की प्रॉपर्टी, उस जो जिस कंडक्टर को हम यूज कर रहे हैं, उस कंडक्टर की प्रॉपर्टी थी वो करंट के फ्लो को कितना अपोज करेगा। रेजिस्टिविटी होता है मटेरियल की प्रॉपर्टी। अब समझना बात ध्यान से, आपके पास सपोज 2-3 तरीके के वायर हैं, एल्यूमिनियम वायर है, कॉपर वायर है, सिल्वर वायर है। आपने बहुत अच्छे से सुना होगा कि सिल्वर वायर सबसे अच्छा होता है, उससे थोड़ा बेकार कॉपर और सबसे बेकार एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जल्दी से कहते हैं ना, एल्युमिनियम का मत लाना भाई, कॉपर का लाना वायर। कॉपर अच्छा है, सिल्वर उससे भी अच्छा है लेकिन थोड़ा कॉस्टली है, उसका फैक्टर अलग है। तो एल्युमिनियम और कॉपर की बात करें, कॉपर ज्यादा फेवर करते हैं, यूज करते हैं। कॉपर अच्छा है, कॉपर अच्छा इसलिए है क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी बेटा कम है। एल्युमिनियम बेकार इसलिए क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है। रेजिस्टिविटी है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल। यहां लिख देता हूं मैं रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन भी आप लिख लो, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल। रेजिस्टिविटी जो कांस्टेंट हमारा आया है, इस चीज को समझना बेटा ध्यान से। ये जो आया है हमारा रो, जिसको हमने नाम दिया है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी होता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल। मटेरियल जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, जैसे कहा जाता है कॉपर वायर की, एल्युमिनियम वायर की अगर बात करें तो कॉपर की रेजिस्टिविटी कम है इसलिए वो अच्छा है। रेजिस्टिविटी कम है तो करंट ज्यादा फ्लो होगा ना। याद करो, रेजिस्टेंस क्या है? करंट के फ्लो को रोकता है, हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमें तो ज्यादा करंट चाहिए। तो कॉपर वायर यूज करते हैं क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी कम है। रेजिस्टिविटी कम है तो कंडक्टिविटी ज्यादा है।
रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। रेजिस्टिविटी अगर कम है तो कंडक्टिविटी ज्यादा है, कंडक्टिविटी ज्यादा मतलब ज्यादा करंट फ्लो कराएगा। बात समझ आई? एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉपर, ज्यादा है तो ये करंट के फ्लो को ज्यादा रोकेगा, तो हमारे लिए अच्छा नहीं है ना। तभी तो हम कहते हैं कॉपर और एल्यूमिनियम में कौन सा तार अच्छा है? कॉपर का तार अच्छा है। तो बात वहीं आ गई, देखो घूम फिर के रेजिस्टिविटी पे। रेजिस्टिविटी क्या है? तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया, क्या ड्राइव किया? R इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। इस फॉर्मूले से समझो आप रेजिस्टिविटी को, तो और अच्छे से समझ में आएगा। लेंथ बढ़ाओ रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ाओ रेजिस्टेंस घटेगा। ये दो इक्वेशन यहां आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। अब R और रो में रिलेशन देखना जरा। रेजिस्टिविटी ज्यादा तो भी रेजिस्टेंस ज्यादा, क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी है जो मटेरियल रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। जो कॉपर की वजह से, कॉपर मटेरियल की वजह से जो रेजिस्टेंस ऑफर हुआ है वो है रेजिस्टिविटी। एल्यूमिनियम का वायर है तो एल्यूमिनियम की वजह से रेजिस्टेंस ऑफर हुआ है, वो है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी वो कांस्टेंट टर्म है जो मटेरियल का रेजिस्टेंस होता है, और ये डिपेंड करता है मटेरियल पे। ठीक है बेटा? अगर एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी होगी, कॉपर है तो कॉपर की रेजिस्टिविटी होगी। देखो एक एग्जांपल और लो, ऐसे और अच्छे से समझ में आएगा आपको। दो वायर है आपके पास, दो वायर हैं, एक है कॉपर का, एक है एल्यूमिनियम का। दोनों की लेंथ सेम है, इसकी भी लेंथ L है, इसकी भी लेंथ L है। दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। अब देखो ध्यान से देखना, दोनों की लेंथ सेम, दोनों का एरिया सेम, लेकिन दोनों मटेरियल की रेजिस्टिविटी डिफरेंट। रेजिस्टिविटी तो मटेरियल पे डिपेंड करती है, वो तो मटेरियल का खुद का अपना दिया हुआ इंटरनल रेजिस्टेंस है ना। अब कॉपर की रेजिस्टिविटी कम तो उसका रेजिस्टेंस भी कम। देखो फॉर्मूला, रो एल बाय ए। रेजिस्टिविटी कम तो रेजिस्टेंस भी कम कॉपर का। एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा। तो अगर इन दोनों वायर में कहा जाए कौन सा अच्छा है, आंसर अभी भी वही है, कॉपर का वायर अच्छा है, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी कम है। रेजिस्टिविटी कम है तो उसका रेजिस्टेंस भी कम है, बिकॉज रेजिस्टेंस भी तो रेजिस्टिविटी से ही है। देखो रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया, इन तीनों चीजों पे तो डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस, और लेंथ और एरिया आपने सेम कर दिया। भैया तो कॉपर यूज करो या एल्यूमिनियम, कौन सा अच्छा है? कॉपर अच्छा है, कॉपर यूज करेंगे क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी कम है, तो रेजिस्टेंस भी कम है, तो वो ज्यादा करंट को फ्लो कराएगा। बात समझ आई? ये था बेटा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का पूरा कंसेप्ट। इसको नोट कर लो आराम से, फिर रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल पढ़ते हैं। फटाफट नोट करो बेटा इसको। हो गया बेटा नोट? चलो अब आपको रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इस फॉर्मूले से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करिएगा, बाकी चैप्टर खत्म होने पे मैं न्यूमेरिकल्स सारे कराऊंगा एनसीईआरटी के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आगे चलते हैं और पढ़ते हैं रेजिस्टेंस अगर सीरीज और पैरेलल में लगे हुए हों तो क्या होगा। अब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस की कहानी पढ़ेंगे, ये आपने अपनी बुक में देखा भी होगा, रेजिस्टेंस, सीरीज, रेजिस्टेंस, पैरेलल। चलो इस चीज को पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल पर बोर्ड में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। अब देखो रेजिस्टेंस हमें पता चल गया। रेजिस्टेंस क्या है? कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो को अपोज करती है। अब कुछ आर्टिफिशियल रेजिस्टर्स हम बनाते भी हैं, कुछ आर्टिफिशियल रेजिस्टर्स होते हैं जो हम बनाते हैं, उनको यूज करते हैं, क्योंकि कहीं कहीं हमें सर्किट में, भाई किसी सर्किट में किसी अप्लायंसेस को कुछ कम फ्लो भी चाहिए इलेक्ट्रॉन का, भाई एकदम से आप ज्यादा फ्लो दे दोगे, अप्लायंसेस के डैमेज होने के चांसेस भी होते हैं। तो अप्लायंसेस को बचाने के लिए कुछ आर्टिफिशियल रेजिस्टर्स हम अलग से भी लगाते हैं। रेजिस्टर्स देखे भी होंगे आपने किसी किसी सर्किट में लगे हुए। अब बात करते हैं, अगर रेजिस्टर्स को सीरीज में या पैरेलल कॉम्बिनेशंस में लगाया जाए तो जो नेट रेजिस्टेंस उस कॉम्बिनेशन का निकल के आता है वो कैसा होता है, इस चीज पर हम बात करने वाले हैं। और सबसे पहले देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस। देखो यही था रेजिस्टेंस का सिंबल,
दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस अगर हमारे सीरीज में लगे हुए हों तो क्या होगा? इसके साथ एक लगाते हैं बैटरी, एक लगाते हैं की स्विच, और ये हमारा सर्किट हो गया क्लोज। दैट टर्मिनल इज पॉजिटिव, दैट इज नेगेटिव। ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V, दैट इज के स्विच, दैट इज के फॉर की स्विच। और यहां हमारा करंट फ्लो कर रहा है I, दैट रेजिस्टेंस इज नोन टू बी R1, दैट वन इज R2 एंड दैट वन इज R3। तीन रेजिस्टर हमने लिए, एक R1, एक R2, एक R3, तीनों को लगाया सीरीज में। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ये हम फाइंड करेंगे, इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। और दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस अगर सीरीज में लगे हुए हैं तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे वो उस फॉर्मूले से हो जाएगा, जो फॉर्मूला अब हम ड्राइव करेंगे। इससे पहले कुछ नोट पॉइंट मैं आपको लिखवाना चाहता हूं जो बहुत ही हेल्पफुल है। याद रखना बेटा इन नोट पॉइंट्स को। पहला नोट पॉइंट, अगर हमारे अप्लायंसेस या हमारे रेजिस्टर्स सीरीज में लगे हुए हैं, यानी अगर हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में याद रखना करंट होता है सेम और पोटेंशियल हो जाता है डिवाइड। इस बात को याद रखना, ये बात अभी प्रूफ हम करेंगे ना, उसमें समझ में आ जाएगी आपको बहुत अच्छे से, याद रहेगा। सीरीज में पूरे सर्किट में करंट सेम रहता है, क्योंकि देखो ये एक ही तार है, सीरीज सर्किट है पूरा, सीरीज में करंट सेम, लेकिन ये पोटेंशियल जो है वो इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, तीनों के अक्रॉस अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। इतनी कहानी समझ आई। दूसरा नोट पॉइंट देखो, अगर है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, कैसा कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो करंट हो जाता है डिवाइड और पोटेंशियल रहता है सबके अक्रॉस सेम। अगर ये नोट पॉइंट आपने याद रख लिए तो रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल का प्रूफ भी बहुत आसान हो जाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के सर्किट्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे पहचानने और सॉल्व करने। फिर से बताता हूं, नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सीरीज में कोई चीज लगी हुई है तो करंट हमेशा सेम फ्लो करेगा उन सब में, और पोटेंशियल जो होगा उनके अक्रॉस वो डिवाइड हो जाएगा सबके अक्रॉस अलग अलग। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो करंट बेटा डिवाइड हो जाएगा, सबके अक्रॉस अलग अलग करंट जाएगा, और पोटेंशियल सबके अक्रॉस सेम होगा। इस चीज को आप यहां बिल्कुल देख भी लोगे, फील करोगे अच्छे से। देखो अब ध्यान से देखना, इस सर्किट में हमने पोटेंशियल कितना दिया? V, ठीक है, जिसकी वजह से इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है I। V पोटेंशियल दिया, I करंट फ्लो कर रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, यानी इन सब के अक्रॉस करंट सेम रहेगा। यहां भी करंट रहेगा I, यहां भी रहेगा I, यहां भी रहेगा I, यहां भी I, यहां भी I, पूरे सर्किट में करंट रहेगा सेम, और पोटेंशियल हर अप्लायंस और हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस हो जाएगा डिवाइड। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिवाइड होके चला गया, लेट कर लो V1, क्योंकि इसका नाम R1 है तो इसका नाम V1 दे दो। इसके अक्रॉस पोटेंशियल चला गया V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल चला गया V2, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल चला गया V3। लेट किया है, नाम है सिर्फ V1, V2, V3, R1, R2, R3, है ना, ABCXYZ कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम R, V और I के टर्म में प्रूफ कर रहे हैं। ये सिर्फ नाम है, 1 2 3 जो है ये नाम है, इससे ज्यादा दिक्कत टेंशन मत लेना। याद रखना बस क्या चीज, करंट सेम, पोटेंशियल डिवाइड। करंट पूरे सर्किट में सेम, पोटेंशियल ये V जो था डिवाइड हो गया 3 पार्ट में, ये टोटल पोटेंशियल जो सर्किट में दिया था वो डिवाइड हो गया 1 2 3 पार्ट में। सपोज ये 5 वोल्ट था तो 1 + 2 + 2 या 2 + 1 + 2 या 2 + 2 + 1, कैसे भी समझ लो, वो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंसेस पे, अभी आगे प्रूफ करेंगे। याद रखना, करंट सेम सीरीज में, पोटेंशियल डिवाइड, ये टोटल पोटेंशियल जो है 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। इतनी कहानी समझ आई, ये थी कंस्ट्रक्शन। अब देखो प्रूफ बहुत इजी है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के मुताबिक इस सर्किट में अगर ओम्स लॉ लगाया जाए, टोटल V = क्या होता है? IR। अब ये R क्या होगा? ये R होगा इस सर्किट का टोटल नेट रेजिस्टेंस।
इस पूरे सर्किट में मैंने सिंपल ओम्स लॉ लगाया, इस पूरे सर्किट में टोटल पोटेंशियल कितना है, V है, ठीक है जी। इस पूरे सर्किट में टोटल करंट कितना है, I, ठीक है जी। इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, इन तीनों को मिला के जो टोटल रेजिस्टेंस बन रहा होगा उसको मान लिया R नेट, यही तो निकालना है। बात समझ आई? इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। पूरे होल सर्किट में, पूरे सर्किट में ओम्स लॉ लगा दिया। टोटल पोटेंशियल पूरे सर्किट का है V, टोटल करंट पूरे सर्किट का है I, और पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस इन तीनों को मिला के जो बनेगा उसको मान लिया R नेट, नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। इतनी बात क्लियर? चलो अब आगे देखो। अब मैं खाली अगर बोलूं R1 के क्रॉस, यानी R1 वाले पॉइंट पर आप ओम्स लॉ लगाओ, यानी एट R1, सिर्फ R1 पे आप ओम्स लॉ लगाओ। R1 के क्रॉस पोटेंशियल कितना है, V1, करंट कितना है, I, और रेजिस्टेंस कितना, R1। तो यहां अगर ओम्स लॉ लगाएंगे तो क्या बनेगा, V1 इज इक्वल्स टू IR1। कोई दिक्कत? यही ओम्स लॉ जो हमने पूरे सर्किट के लिए लगाया था, अब ये खाली एक सिंगल रेजिस्टेंस के लिए लगाया है, जिसके अक्रॉस पोटेंशियल V1 है, रेजिस्टेंस उसका R1 है और करंट I है। कोई दिक्कत? तो R1 के अक्रॉस V1 इज इक्वल्स टू IR1। ऐसे ही अगर लगाएं R2 पे ओम्स लॉ तो ये आएगा V2 इज इक्वल्स टू IR2। देखो V1 से V2 हो गया, पोटेंशियल चेंज हो रही है, रेजिस्टेंस भी चेंज हो रहा है, करंट सेम है, यहां भी आई था यहां भी आई है, देखो करंट सेम, करंट सेम। ऐसे ही लगाएंगे R3 के क्रॉस एट R3 पे कितना हो जाएगा, V3 इज इक्वल्स टू IR3। पोटेंशियल चेंज, रेजिस्टेंस चेंज, करंट अभी भी सेम है। कोई दिक्कत? ये चार इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत? चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब कहानी फिर से वहीं जहां से शुरू हुई थी वहीं वापस आ जाओ। सर्किट का टोटल पोटेंशियल था V, वो टोटल पोटेंशियल 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो यहां से मैं कुछ ऐसा कह सकता हूं V जो है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल है। भाई टोटल पोटेंशियल जो था वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया था। सपोज ये 5 था तो 1 प्लस 2 प्लस 2 ऐसे 5 बना था ना, तो टोटल 5 जो था 1 प्लस 2 प्लस 2। बात सही है ना? टोटल पोटेंशियल तीनों जो डिवाइड हुआ है, जिन 3 पार्ट में बिखरा है, वो उनके सम के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब इन चारों की वैल्यू आपके पास है, इन चारों की वैल्यू हम ऑलरेडी 4 इक्वेशन बना चुके हैं, ये सब उठा के यहां पुट करना है बस। V की वैल्यू IR नेट, IR नेट इज इक्वल्स टू V1 की IR1 प्लस V2 की IR2 प्लस V3 की IR3, IR3। अब देखो IR1, IR2, IR3 करंट सेम है, करंट चेंज नहीं हो रहा, तो I को कॉमन ले सकते हैं बाहर, बिल्कुल ले सकते हैं। IR नेट इज इक्वल्स टू IR1, I तो कॉमन आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखो करंट तो चेंज नहीं हो रहा, करंट तो पूरे सर्किट में सेम है, तो I से I कैंसिल आउट, R नेट कितना आया, R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी जितने भी रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगे हुए हैं उन सब का सम कर दो, वही होगा उस सर्किट का टोटल नेट रेजिस्टेंस। नेट कह लो, टोटल कह लो, एक ही बात है। सीरीज में अगर रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं उन सबको जोड़ दो, वही उस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस बन जाएगा। सपोज ये 10 ओम का है, ये 10 ओम का है, ये 10 ओम का है, 10 10 10 30 ओम आंसर। अगर पूछे सीरीज में 3 रजिस्टर लगे हुए हैं 10 10 10 ओम के, न्यूमेरिकल्स बाकी करेंगे चैप्टर खत्म होने के बाद, तो आज समझ आ जाएगा, बहुत आसान है। सपोज ये 10 ओम का है, ये 10 ओम का है, ये 5 ओम का है, तीनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो नेट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, तीनों का सम 10 प्लस 10 प्लस 5, तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, आ गया 25 ओम टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। तो बात समझ आई? सीरीज में अगर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो उसके नेट रेजिस्टेंस निकालने का, टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमने जनरेट कर दिया है। अब 2 है तो 2 ऐड हो जाएंगे, 3 है तो 3 हो गए, 4 है तो 4। तो इसका फॉर्मूला बन के आता है RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो ऑन, जितने भी रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगे हों। S का मतलब सीरीज, याद रखना। सीरीज के लिए फॉर्मूला होता है सबको ऐड कर दो, लेकिन ये कंडीशन याद रखना, इससे करोगे तो बहुत ही आसान है
आई होप आपको समझ आ गया होगा। फटाफट से इसको बेटा नोट कर लो, फिर बताता हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन। जल्दी नोट करो। हो गया बेटा? चलो आगे चलते हैं, देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो वो भी बिल्कुल आसान है बेटा, इसी की तरह है। बस नोट पॉइंट जो मैंने साइड में लिखे हैं उनको ध्यान में रखा जाए तो ये दोनों प्रूफ करने बहुत ही आसान है और न्यूमेरिकल भी बहुत आसान हो जाएंगे अगर ये आपको याद रहेंगे नोट पॉइंट्स। देखो अब मैं लेता हूं 3 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में, 1 2 3, वही 3 की कंडीशन लेते हैं और इस पूरे कॉम्बिनेशन को लगाते हैं एक बैटरी से और एक की स्विच के साथ कर देते हैं सर्किट को क्लोज। पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, टोटल पोटेंशियल V, ये की स्विच हमारा, दैट रेजिस्टेंस इज R1 R2 एंड R3। टोटल करंट निकला यहां से I। ये हमारा सर्किट हमेशा रहता ही है। अब किसमें है तीनों? पैरेलल में। पहले सीरीज कॉम्बिनेशन था, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए नोट पॉइंट याद करो, पोटेंशियल सबके अक्रॉस सेम रहेगा, तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम रहेगा V, इसके अक्रॉस भी V, इसके अक्रॉस भी V, इसके अक्रॉस भी V। तो मैं तीनों के लिए अलग अलग ना बना के तीनों के लिए एक ही बना रहा हूं। जो भी नेट पोटेंशियल है हमारा, टोटल पोटेंशियल है सर्किट का, वो तीनों के लिए बराबर है। 10 वोल्ट है तो इसके लिए भी 10 वोल्ट, इसके लिए भी 10 वोल्ट, इसके लिए भी 10 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम और पैरेलल में करंट डिवाइड। पहले एक ही वायर था, करंट सेम था। अब यहां तक तो देखो करंट आया I, लेकिन वायर डिवाइड हो रहे हैं 3 वायर डिवाइड हो गए ना। इसको वायर मत मानना, ये मैंने सिर्फ बताया है। इन सबके क्रॉस पोटेंशियल होगा V, इसके क्रॉस V, इसके क्रॉस V, इसके क्रॉस V। कभी इसमें कंफ्यूज हो जाओ, है ना। तीनों के क्रॉस सेम पोटेंशियल है, V जो टोटल पोटेंशियल है वही, क्योंकि पोटेंशियल सेम रहता है, करंट डिवाइड हो जाता है। अब यहां से जो टोटल करंट आया I, देखो जरा 3 अलग अलग तार में जाएगा वो, तो 3 अलग अलग वायर में जाने का मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो डिवाइड हो जाएगा। यानी इसके क्रॉस जाएगा I1, यहां जाएगा I2 और यहां जाएगा I3। यानी यहां मिला I3, यहां गया I2, यहां गया I1 और तीनों को मिला के फिर से क्या बना I और वापस आ गया करंट I। ऐसा कुछ सर्किट रहने वाला है। सीरीज में करंट सेम था, पोटेंशियल डिवाइड हुआ था, ये बात मैं बार बार याद दिला रहा हूं, फिर से याद दिला रहा हूं। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल में करंट डिवाइड होगा, तार अलग अलग हो गए, 3 तार निकल गए तो करंट 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, पोटेंशियल सेम रहेगा। पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहेगा। देखो तीनों के क्रॉस है V, तीनों के क्रॉस V, पोटेंशियल सेम। फिर से लगाते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। फिर से क्या लगाया? ओम्स लॉ लगाया। ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल्स टू IR नेट। अभी मैंने बताया टोटल पोटेंशियल ऑफ दिस सर्किट, टोटल करंट ऑफ दिस सर्किट एंड इन तीनों को मिला के जो नेट रेजिस्टेंस बनेगा, जो कि हमें फाइंड करना है, आर नेट या RP कह लो, P फॉर पैरेलल। इक्वेशन, चलो अभी इक्वेशन नहीं, अभी एक चीज और ध्यान रखना। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम था, पोटेंशियल डिवाइड हो रहा था, तो पोटेंशियल की टर्म में हमने पूरा प्रूफ किया था। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पोटेंशियल सेम है, करंट डिवाइड हो रहा है। जो चीज डिवाइड हो रही हो उसको पकड़ के रखना। पिछले में पोटेंशियल डिवाइड हो रहा था, पोटेंशियल पकड़ के रखा था, 4 इक्वेशन बनाई थी। अब करंट डिवाइड हो रहा है, तो यहां से करंट की वैल्यू निकालो, I इज इक्वल्स टू V बाय R नेट। अब हमें ये इक्वेशन पकड़ के रखनी है। जो चीज डिवाइड हो रही हो उसको पकड़ के रखना। सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड हो रहा था, पोटेंशियल से 4 इक्वेशन बनाई थी। पैरेलल में करंट डिवाइड हो रहा है तो करंट से 4 इक्वेशन बनाएंगे। जो चीज डिवाइड हो रही है उसको पकड़ना है, क्योंकि उसी का तो सम था टोटल। यहां तीनों का सम, तीनों I1 I2 I3 का सम क्या है I, वहां V1 V2 V3 का सम क्या था V। समझ गए बात? चल यहां से आगे I इज इक्वल टू V बाय R नेट। आर नेट क्या होगा? इस पूरे कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस जो हम फाइंड करेंगे। चलो अब मैं बोलूं एट R1 पे आप करंट की इक्वेशन बनाओ। करंट क्या होता है? पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो R1 पे आप करंट की इक्वेशन अगर बनाओगे तो बनेगी I1 इज इक्वल्स टू V बाय
R1। R1 में करंट कितना है I1, बिल्कुल ठीक। R1 के क्रॉस पोटेंशियल कितना है V पोटेंशियल, तो चेंज ही नहीं हो रहा V। और R1 का रेजिस्टेंस कितना होता है, R1 है ही। चलो एक इक्वेशन ये बन गई। R2 पे अगर करंट निकालें तो होगा I2 इज इक्वल्स टू V बाय R2। सेकेंड रेजिस्टेंस में करंट कितना है I2, पोटेंशियल चेंज ही नहीं हो रहा, सेम है V और उसका रेजिस्टेंस है R2। इसी तरीके से R3 पे अगर करंट निकालें तो I3 इज इक्वल्स टू V बाय R3। फिर से बता रहा हूं, सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड हो रहा था, पोटेंशियल की टर्म में इक्वेशन बनी थी, पैरेलल में करंट डिवाइड होता है तो करंट की टर्म में इक्वेशन बनती है। तो वही पिछले तरीके से हमने 4 इक्वेशन बना ली। अब क्या डिवाइड हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है। यानी ये जो टोटल करंट था I, ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, I1, I2, I3 में। तो यहां से हम कह सकते हैं I जो है वो इक्वल है I1 प्लस I2 प्लस I3 के। सपोज ये 5 एम्पियर था, यहां गया 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 जो है 1 प्लस 2 में टूटा। टोटल करंट तीनों करंट के इक्वल जो जिनमें वो टूटा, ठीक है। अब इन चारों की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 4 इक्वेशंस प्रेजेंट हैं, पुट करते चले जाओ बस। V बाय आर नेट, आई की वैल्यू तो V बाय आर नेट है, I1 की V बाय R1, I2 की V बाय R2, I3 की V बाय R3। पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा, पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा तो V को हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बचा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा यानी पोटेंशियल से पोटेंशियल कैंसिल आउट। क्या आया, 1 बाय R नेट इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये बना फॉर्मूला। जब 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगे हों तो उन रेजिस्टेंसेस का यानी उस सर्किट का पूरा नेट रेजिस्टेंस क्या बनेगा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाय R P फॉर पैरेलल, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 एंड सो ऑन, जितने भी रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगे होंगे। एग्जाम्पल इसका भी बता देते हैं। सपोज ये है 10 ओम, ये है 10 ओम, ये है 5 ओम, वही पहले वाला एग्जाम्पल 10 10 5। क्या करेंगे, 1 बाय RP निकालना है, 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 5। एलसीएम आया 10, 1 प्लस 1 प्लस 2, 1 बाय RP, यानी 1 बाय RP की वैल्यू आ गई 2 प्लस 1 प्लस 1 4 बाय 10। रेसिप्रोकल कर दो, RP की वैल्यू आ गई 10 बाय 4 ओम। या कह सकते हो 10 बाय 4 का मतलब 4 दूनी 8, 2.5 ओम। अब याद करो जब रेजिस्टेंसेस को सीरीज में लगा रहे थे, जब हमने तीनों को सीरीज में लगाया था तो 10 प्लस 5 कितना आया था, 25 ओम। यानी रेजिस्टेंस को अगर सीरीज में लगाया जाए, रेजिस्टर्स को अगर सीरीज में लगाया जाए तो उनका टोटल रेजिस्टेंस जो आता है वो इंक्रीज होके आता है, उन सबका सम हो गया। लेकिन पैरेलल में देखो कम हो गया, 10 था 10 था 10 था, तीनों को जोड़ा पैरेलल में 2.5 ओम रह गया। रेजिस्टेंस अगर ज्यादा चाहिए तो किस में लगाते हैं, सीरीज में। रेजिस्टेंस अगर कम चाहिए तो किस में लगाते हैं, पैरेलल में। ये चीज भी आपकी यहां से क्लियर हो गई होगी, समझ आ गया होगा। ये था बेटा रेजिस्टेंस इन पैरेलल का पूरा डेरिवेशन। रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल पे जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको मिले उनको ट्राई करना, वरना चैप्टर फिनिश होने पे सारे न्यूमेरिकल्स में करवाऊंगा एनसीईआरटी की, चिंता मत करो। बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं इन सर्किट पे, इसको नोट कर लो फिलहाल फटाफट। ठीक है बेटा, ये याद रखना। रेजिस्टेंस अगर बढ़ाना है तो सीरीज में लगा दो, सीरीज में लगाते हैं तो वो सीधा सीधा ऐड हो जाते हैं। फॉर्मूला भी देखा था, ऐड हो जाता तो बढ़ गया, ज्यादा मिला ना हमें। पैरेलल में लगाते हैं देखो कम हो जा रहा है, 10 था 5 था, टोटल मिला 2.5। कम करना है तो पैरेलल, ज्यादा करना है तो सीरीज। बात समझ आ गई होगी, चलो नोट कर लो इसको। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा बेटा, ओम्स लॉ से जो कांस्टेंट निकल के आया था प्रोपोर्शनैलिटी के बाद, रेजिस्टेंस पढ़ा, और हमने रेजिस्टिविटी पढ़ा। रेजिस्टेंस किस किस चीज पर डिपेंड करता है वो पढ़ लिया, लेंथ पे, एरिया पे, रेजिस्टिविटी पे। रेजिस्टर्स को सीरीज में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा के देख लिया। ये था बेटा आज की पूरी क्लास रेजिस्टेंस के बारे में।
ठीक है, इस पूरी क्लास को, पूरी वीडियो को अच्छे से देखो, अच्छे अच्छे नोट्स बनाओ। इसके आगे का जो इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट बचा हुआ है उसको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, हीटिंग इफेक्ट वगैरह, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की ये पूरी क्लास रेजिस्टेंस के ऊपर थी। आराम से इसको अच्छे से पढ़ो बेटा, नोट्स बनाओ, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, पढ़ते रहिए।